टाटा मोटर्स ने हाल ही में नए हाइड्रोजन पावर्ड ट्रक्स का ट्रायल स्टार्ट किया है। इस ट्रायल में 16 ट्रक्स इन्वॉल्व होंगे जो इंडिया के मेजर सिटीज के रूट्स पर चलेंगे। इस न्यूज़ को देख के हमने हाइड्रोजन पावर और इंडिया के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रिसर्च किया और हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली। रेडसीयर के रिपोर्ट के हिसाब से FY24 में 14.79 लाख करोड़ रुपीस के गुड्स ट्रांसपोर्ट हुए थे। इंडिया के ग्रोइंग परचेजिंग पावर और डिमांड के कारण ये नंबर 2024 से 2028 तक 8 to 9% CAGR से बढ़ सकता है। इस फ्रेट को मूव करने के लिए इंडिया में टोटल 1.25 करोड़ ट्रक्स हैं। ये नंबर भी इंडिया के ग्रोथ का एक अच्छा सिंबल तो है, लेकिन इसका एक प्रॉब्लमैटिक साइड भी है और वो है पोल्यूशन। पावर और हीट सेक्टर्स के बाद ट्रांसपोर्ट सेक्टर दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर 8 बिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जो ग्लोबल एनर्जी रिलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का 24% है। इंडिया में ट्रांसपोर्ट सेक्टर GVA में 5% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस का 12% इसी सेक्टर से आता है। एक नीति आयोग रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का ट्रकिंग इंडस्ट्री टोटल व्हीकल फ्लीट का सिर्फ 3% है, पर इन्होंने टोटल पर्टिकुलेट मैटर का 53% और 1.6 मिलियन टन्स नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज किया। तो अगर फ्यूचर में बढ़ते फ्रेट के लिए इंडिया में नंबर ऑफ ट्रक्स भी बढ़ते हैं तो इंडिया का पोल्यूशन भी और बहुत बढ़ सकता है। अब एक बढ़ती कंट्री की डिमांड को तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन इस डिमांड को मीट करने के तरीके सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली किए जा सकते हैं। एक इको फ्रेंडली तरीका है ग्रीन हाइड्रोजन। पर अब सवाल ये आते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है, इंडिया का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है और ग्रीन एनर्जी के अडॉप्शन में चैलेंजेस क्या हैं। आज के इस वीडियो में हम इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और हाइड्रोजन गैस के अलग अलग ग्रेड्स को समझना होगा। हाइड्रोजन एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल सोर्स है जो ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स की तरह कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज नहीं करता। हाइड्रोजन कितना इको फ्रेंडली है, इस बेसिस पे उसे ग्रीन या ग्रे कलर में सेपरेट किया जाता है। सबसे पहले हम ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में समझते हैं। ये हाइड्रोजन का सबसे क्लीन ग्रेड होता है, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन से जीरो या नियर जीरो एमिशंस होते हैं। वहीं 1 किलो ग्रे हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में 13.9 किलोग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। इस बेनिफिट के बावजूद ग्रीन हाइड्रोजन दुनिया के हाइड्रोजन प्रोडक्शन का बस 1% है। ऐसा क्यों? देखो, जहां एक तरफ ग्रीन हाइड्रोजन ज्यादा सस्टेनेबल जरूर है, वहीं दूसरी तरफ इसके प्रोडक्शन कॉस्ट भी काफी ज्यादा है। 2024 में इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन का कॉस्ट 3.5 से $5 पर केजी तक होता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रे हाइड्रोजन का कॉस्ट सिर्फ $2 पर केजी है। चलिए ग्रीन और ग्रे हाइड्रोजन के कॉस्ट्स को और हम डिटेल में समझते हैं। देखो, ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से बनता है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइजर का यूज होता है। इलेक्ट्रोलाइजर्स इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन को ग्रीन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए सोलर, विंड और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज किया जाता है। और इन इलेक्ट्रोलाइजर्स का कॉस्ट बहुत हाई होता है। यूजुअली 3 टाइप्स के इलेक्ट्रोलाइजर्स होते हैं: अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन और सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइजर सेल। तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर। चाइना में इनका कॉस्ट $300 to $350 पर किलोवाट है, जो सबसे लोएस्ट है, पर इनका स्टैंडर्ड कॉस्ट $750 से $1000 पर किलोवाट है। ये 70 to 80% एफिशिएंट होते हैं, इसीलिए मोस्टली यूज किए जाते हैं। अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर्स ग्लोबल हाइड्रोजन प्रोडक्शन का 2/3 प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइजर का दूसरा टाइप होता है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन या PEM इलेक्ट्रोलाइजर। इनका कॉस्ट $600 से $1250 पर किलोवाट होता है और ये 80 to 90% एफिशिएंसी पे ऑपरेट कर सकते हैं। ग्लोबल कैपेसिटी के 1/5 प्रोडक्शन में इस इलेक्ट्रोलाइजर का यूज होता है। इलेक्ट्रोलाइजर्स का तीसरा टाइप है सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइजर सेल या SOEC। ये अल्कलाइन और PEM इलेक्ट्रोलाइजर से ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, लेकिन इन इलेक्ट्रोलाइजर्स का कॉस्ट $2000 पर किलोवाट से भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनका यूज बहुत कम होता है। ये था ग्रीन हाइड्रोजन का एक ब्रीफ। जैसा हमने समझा, ग्रीन हाइड्रोजन एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो होता है, लेकिन अपने प्रोडक्शन प्रोसेस की वजह से ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है। अब बात करते हैं ग्रे हाइड्रोजन की, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है।
ये नेचुरल गैसेस से बनाया जाता है। हाइड्रोजन के इस ग्रेड को बनाने के लिए स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग नाम का एक मेथड यूज किया जाता है। इस मेथड में नेचुरल गैस को स्टीम से 700 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है। इस प्रोसेस से हाइड्रोजन तो बनता है, लेकिन साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज होता है, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। फिर भी दुनिया का 95% हाइड्रोजन इसी तरीके से प्रोड्यूस होता है, और इसका एक सिंपल रीजन है, अफोर्डेबिलिटी। जैसा कि मैंने पहले कहा था, इंडिया में ग्रे हाइड्रोजन का कॉस्ट सिर्फ $2 पर किलोग्राम है। ये तो था हाइड्रोजन और इसके अलग अलग वैरायटीज का एक ओवरव्यू। अब चलिए टाटा मोटर्स के हाइड्रोजन ट्रक का ट्रायल और इंडिया के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को डिटेल में समझते हैं। टाटा मोटर्स का ये ट्रायल इंडिया के 2070 तक नेट जीरो एमिशन टारगेट से अलाइन होता है। इस ट्रायल में टाटा मोटर्स 16 एडवांस्ड हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स को 24 मंथ पीरियड के लिए मुंबई, पुणे, सूरत, वडोदरा, दिल्ली एनसीआर, जमशेदपुर और कलिंगानगर के फ्रेट रूट्स पे टेस्ट करेगा। इस ट्रायल के टेंडर्स को मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंडर फंड किया है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इंडियन गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जो इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन, यूजेज और एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बनाना चाहता है। इस इनिशिएटिव के कुछ ऑब्जेक्टिव्स पे ध्यान देते हैं। इंडिया में 2030 तक 5 मिलियन मेट्रिक टन का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, 60 to 100 गीगावाट्स का इलेक्ट्रोलाइजर इंस्टॉलेशन, 6 लाख न्यू जॉब्स, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए 125 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन, 50 मिलियन मेट्रिक टन का कार्बन रिडक्शन और 8 करोड़ रुपए से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट्स। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंडर मल्टीपल स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन या साइट मैकेनिज्म्स भी लॉन्च किए जाएंगे। 2029 से 30 तक ये मैकेनिज्म्स 17,490 करोड़ रुपीस के फंड आउटलेज करेंगे। ये फंड्स दो एक्टिविटीज को इंसेंटिवाइज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइजर्स का मैन्युफैक्चर और ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन। तो इतना तो क्लियर है कि इंडियन गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन पे काफी फोकस कर रहा है। पर इन इंसेंटिव्स का फायदा उठाने के लिए प्राइवेट कंपनीज क्या कर रहे हैं? चलिए एक एक करके इन कंपनीज के ऑपरेशंस और प्लान्स को देखते हैं। वारी ग्रुप इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग स्पेस एंटर कर रहा है। उन्होंने वलसाड, गुजरात में एक 300 मेगावाट प्रोडक्शन कैपेसिटी का फैसिलिटी का कंस्ट्रक्शन शुरू किया है। इस फैसिलिटी में अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर का यूज होगा। अदानी ग्रुप भी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के रेस में अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। अदानी न्यू इंडस्ट्रीज अदानी एंटरप्राइजेस का एक होली ओन्ड सब्सिडियरी है। ये टोटल $9 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। इसका यूज इलेक्ट्रोलाइजर्स और दूसरे कंपोनेंट्स बनाने में होगा। ग्रुप ने अपने ऑपरेशंस के पहले फेज के लिए 1 मिलियन टन पर एनम का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन टारगेट सेट किया है। 2030 तक 5.6 मिलियन टन पर एनम तक प्रोडक्शन स्केल करने का प्लान है। अदानी एंटरप्राइजेस ने अपने Q2 FY25 के कॉन कॉल में ये मेंशन भी किया कि वो अपने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में 4 टाइप्स के केपेक्स करेंगे। इन प्रोजेक्ट्स का एग्जीक्यूशन काफी टाइम लेता है। अदानी एंटरप्राइजेस ने अपने Q3 कॉन कॉल में ये भी मेंशन किया है कि इन प्रोसेसेस में अप्रूवल मिलने में कंपनी कुछ डिलेस फेस कर रहा है। हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट के लिए अदानी ग्रुप स्पेशल शिप्स में भी इन्वेस्ट कर रहा है। पर शिप कॉस्ट लगभग $300 to 400 मिलियन है। इन शिप्स के साथ अदानी ग्रुप इंडिया के वेस्ट कोस्ट के पोर्ट्स का भी यूज करेगा ताकि ग्रीन हाइड्रोजन यूरोप और सिंगापुर भेज सके। जापान, ताइवान और हवाई में हाइड्रोजन बेचने के लिए अदानी ग्रुप जापान के कोवा ग्रुप के साथ जॉइंट वेंचर्स और एक्सपोर्ट अग्रीमेंट पार्टनरशिप्स भी कर रहा है। लार्सन एंड ट्यूब्रो ने गुजरात के AM नायक हेवी इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स में 800 किलोवाट का इलेक्ट्रोलाइजर सेटअप करने का डिसीजन लिया है। फ्यूचर में PEM इलेक्ट्रोलाइजर और सोलर कैपेसिटी के साथ 1.6 मेगावाट तक के एक्सपेंशन के प्लान्स भी हैं। गेल ने मध्य प्रदेश में 10 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लॉन्च किया है। एक्मे ग्रुप भी ओडिशा के गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क में एक 27,000 करोड़ रुपीस का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कंपनी 1.3 मिलियन टन्स पर एनम कैपेसिटी का रिन्यूएबल एनर्जी से पावर्ड एक ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाने का भी प्लान कर रहा है। गवर्नमेंट और ये सारी कंपनीज ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ स्टेप्स तो ले रहे हैं, लेकिन इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन सेटअप करने में अभी कुछ चैलेंजेस बाकी हैं। आगे आने वाले ट्रेंड्स को समझने के लिए हमें इन चैलेंजेस को जानना भी जरूरी है। एक एक करके इन चैलेंजेस को देखते हैं। सबसे पहला चैलेंज है इलेक्ट्रोलाइजर्स। इलेक्ट्रोलाइजर्स के भी दो प्रॉब्लम्स हैं। पहला, इनके हाई कॉस्ट्स और दूसरा इनका अंडर प्रोडक्शन।
आईईए के डेटा के हिसाब से फिलहाल दुनिया का इलेक्ट्रोलाइजर प्रोडक्शन कैपेसिटी 8 गीगावाट पर ईयर है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के 5 मिलियन टन के डिमांड को फुलफिल करने के लिए अकेले इंडिया को 2030 तक 60 टू 100 गीगावाट कैपेसिटी की जरूरत पड़ेगी। दूसरा चैलेंज है रेयर मिनरल्स की अवेलेबिलिटी। हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए निकल, प्लैटिनम एंड रेयर अर्थ मेटल्स की जरूरत होती है। इंडिया में इन मिनरल्स का शॉर्टेज है और हमारे डोमेस्टिक प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज भी लिमिटेड हैं। इस वजह से प्रोडक्शन स्केल करना मुश्किल होता है क्योंकि हम इंपोर्ट्स पे काफ़ी डिपेंडेंट हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटा के हिसाब से इंडिया 2022 से 2023 में निकल के लिए 100% इंपोर्ट डिपेंडेंट था। $707 मिलियन के निकल इंपोर्ट्स के साथ इंडिया इस मेटल का दुनिया का 8th लार्जेस्ट इंपोर्टर है। इंडिया रशिया, नॉर्वे, जापान, कनाडा और चाइना से निकल इंपोर्ट करता है। तीसरा चैलेंज है हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। 1 केजी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए 39 टू 48 किलोवाट आवर्स इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। इंडिया का करंट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी फिलहाल 125 गीगावाट्स का है। फ्यूचर डिमांड्स को मीट करने और 2070 के जीरो एमिशन टारगेट्स को मीट करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट तक एक्सपैंड करना पड़ेगा। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इन एग्जिस्टिंग चैलेंजेस के बारे में अवेयर है और वो एक्टिवली उनको सॉल्व करने के लिए स्टेप्स भी ले रहा है। रेयर मिनरल्स के बॉटलनेक को हटाने के लिए गवर्नमेंट मेजर माइनिंग रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहा है। 2023 में माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किया। इस एक्ट के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट 24 क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक मिनरल्स के माइनिंग लीज को एक्सक्लूसिवली ऑक्शन करेगा। इससे ग्रीन हाइड्रोजन के मैन्युफैक्चरर्स को मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन और प्रॉस्पेक्टिंग में मदद होगी। अगस्त 2015 में नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट एस्टैब्लिश किया गया था। तब से आज तक इस ट्रस्ट ने 393 प्रोजेक्ट्स को फंड किया है, जिसमें से 122 क्रिटिकल मिनरल प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। इंडिया का पावर प्रोडक्शन पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। एक एसबीआई रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का टोटल रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल 2.1 टेरावाट्स का है, जो दुनिया के सबसे हाईएस्ट कैपेसिटीज में से एक है। 55% विंड और 36% सोलर एनर्जी के रेशियो के साथ रिन्यूएबल पावर मिक्स भी हेल्दी है। हमारा पावर सप्लाई किसी एक सोर्स तक लिमिटेड नहीं है और 24/7 कंटिन्यूस पावर सप्लाई पॉसिबल है, जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ग्लोबली भी कुछ सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। लीडिंग यूरोपियन ट्रक मैन्युफैक्चरर्स अपने फ्लीट्स को 2040 तक हाइड्रोजन पावर में कन्वर्ट करने के टारगेट सेट कर रहे हैं। एयरबस भी 2035 तक हाइड्रोजन पावर्ड कमर्शियल फ्लाइट्स लॉन्च करने का प्लान कर रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया को एनर्जी एक्सपोर्ट करने का मौका भी दे रहा है। यूरोप और जापान इंडिया के लिए पोटेंशियल बायर्स हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज के एमिशन रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। 2026 से यूरोप कार्बन हैवी गुड्स पे सीबैम या कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म टैक्स लगाएगा। इससे इंडिया से यूरोप को एक्सपोर्ट होने वाले स्टील, फर्टिलाइजर और इलेक्ट्रिसिटी पे ज़्यादा टैक्सेस लग सकते हैं, अगर इनको प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशंस हों। थैंकफुली इंडिया के कार्बन हैवी सेक्टर्स ऑलरेडी ग्रीन हाइड्रोजन अपने ऑपरेशंस में इंक्लूड कर रहे हैं और अपने कार्बन एमिशंस भी वो कम कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन इन एमिशन रूल्स को सेटिस्फाई करते हुए इंडिया के लिए एक पोटेंशियल मार्केट बना सकता है। जापान तो 15 ईयर्स के पीरियड तक अपने ग्रीन हाइड्रोजन सप्लायर्स को $21 बिलियन तक के सब्सिडीज भी देने का प्लान कर रहा है। इंडिया खुद भी अपने एनर्जी डिमांड्स को फॉसिल फ्यूल से शिफ्ट करना चाहता है। फिलहाल इंडिया के पावर कंजम्पशन नीड्स का 89% फॉसिल फ्यूल से फुलफिल होता है। 2023 में ये डिपेंडेंस का नंबर 8% से बढ़ा था। अगर इंडिया एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम डेवलप कर पाता है तो हम अपने फ्यूल नीड्स का इंपोर्ट डिपेंडेंस भी कम कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक डिमांड्स मिलकर हमारे इकोनॉमी और करेंसी दोनों को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन एनवायरनमेंट बहुत तेजी से बदल रहा है और फ्यूचर में हमारे लिए बहुत सारा पोटेंशियल भी है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया इस पोटेंशियल को टैप कर पाएगा? क्या हम इस इमर्जिंग इंडस्ट्री में लीड कर पाएंगे? अपने व्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना और आप कौन से टॉपिक्स चाहते हैं हम कवर करें, ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं देव, मिलते हैं अगले वीडियो में।